के द्वारा मुक्त होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसके लिए आवश्यक तो सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो है जल होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात यानी पौधे जब अपना भोजन बना लेते हैं उसके पश्चात जो है प्राण वायु यानी ऑक्सीजन जो है वो गैस निकलती है, मुक्त होती है, जिससे हम लोग श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। और उसी ऑक्सीजन से जब हम लोग श्वास लेते हैं तो फिर हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि किसी भी जंतु में जो भी जंतु है उसे ऊर्जा की प्राप्ति जो है श्वसन के पश्चात ही होती है, याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली गैस ऑक्सीजन है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसको CO2 के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि मानव में भोजन पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो मानव में भोजन पाचन की क्रिया जो है यह मुख से शुरू होकर के छोटी आंत में समाप्त होती है। यानी जब हम लोग भोजन को मुख में रखते हैं, चबाना शुरू करते हैं, वहाँ से पाचन की क्रिया आरंभ हो जाती है। तो मुंह से शुरू होती है पाचन की क्रिया और छोटी आंत में जाकर के पूर्ण पाचन हो जाती है। मुख के बाद जो है आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत होते हुए पाचन की क्रिया समाप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग लगने की जो क्रिया है यह एक तरह से देखिए तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन बी जो है तीसरा नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कौन सी प्रक्रिया द्वारा जानवर ऊर्जा प्राप्त करते हैं? जानवर कहिए या जंतु। जंतु से तात्पर्य ये होगा कि जिसमें जो है मनुष्य समेत सभी प्रकार के जंतु शामिल हो जाएंगे। तो जो भी जंतु है जो श्वास लेते हैं, श्वास लेने के पश्चात जो है उन्हें श्वसन की क्रिया के द्वारा ही जो भोजन ये हम लोग ग्रहण करते हैं वो टूटता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हमें जो ऊर्जा की प्राप्ति है वो श्वसन क्रिया से होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों हम लोग विज्ञान, भूगोल जो है, भारतीय संविधान और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर कर रहे हैं, जो आपके कल से होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, और आपकी तैयारी अगर बेहतर हुई है तो आप हमें सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस रोग का टीका एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया जो टीका है वह चेचक, जिसको चिकन पॉक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ 5वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जलवाष्प को फिर से जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जब हम लोग पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात पानी वाष्पित होने लगता है, उस वाष्प को पुनः जल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वह वाष्प को पुनः जल में बदलने की जो क्रिया है संघनन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कौन सा खनिज दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? दूध का जो सेवन हम लोग करते हैं तो उस दूध में कौन सी खनिज जो है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और मैग्नीशियम है हमारे स्क्रीन पर। तो दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली खनिज जो है वह कैल्शियम है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सबसे सही जवाब है। अगर आप हमसे पहले जवाब कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सवाल है कि पदार्थ की कणीय प्रकृति को सबसे पहले किसने सिद्ध किया? यानी कि किन्होंने बताया कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों का मिलकर के बना होता है? तो यह बताने का कार्य जो है सबसे पहले जॉन डाल्टन ने किया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी पदार्थ हैं वह छोटे छोटे कणों का बना होता है, याद रखिएगा। तो उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो एकदम करीब करीब होते हैं, तो वह पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाता है। ठोस पदार्थ के जो कण हैं वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं, और जो है द्रव पदार्थ के जो कण हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं।
ठोस के बनिस्बत, और जो गैस है उसके कण काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में पदार्थ को बारे में बताया। जॉन डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ के जो कण हैं, यानी कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों का बना होता है। ठोस के कण बिल्कुल करीब करीब होते हैं, द्रव के कण थोड़ा सा दूर दूर होते हैं और गैस के कण बिल्कुल दूर दूर होते हैं। अब इन कणों, 2 कणों के बीच जो आपस में एक दूसरे के करीब रहने की जो बल है उसको अंतराअनुक आकर्षण बल नाम दिया गया था। चाहे वो ठोस का हो या द्रव का हो या फिर गैस का हो, तो इन तीनों में जो करीब करीब कण आपस में एक दूसरे के पास रहते हैं, जिस बल के द्वारा वह बल अंतराअनुक आकर्षण बल कहलाता है। और जो छोटे छोटे 2 कणों के बीच जो जगह होता है उस जगह को अंतराअनुक स्थान के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कण परमाणु में ऋण आवेशित होता है, यानी कौन सा कण परमाणु का ऋण आवेशित होता है। तो कोई भी परमाणु जो है वो 3 कणों से मिलकर के बना होता है। 3 कण कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों प्रमुख कण हैं जिससे मिलकर के परमाणु बने होते हैं, जिसमें प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी 9वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन जो है यह कक्षा में चारों ओर घूमता रहता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही कारण है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलकर के बराबर हो जाते हैं और परमाणु जो है वो उदासीन होता है। ना ही परमाणु पर धन आवेशित रहता है, न ऋण आवेशित रहता है। अगला और भी प्रश्न से बनेंगे, वो भी आप याद रखें कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। किन्होंने किया था? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, कौन? जेम्स चैडविक ने किया है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, कौन? जे थॉमसन ने किया है। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि द्रव्यमान और भार में मुख्यतः क्या अंतर होता है, यानी द्रव्यमान और भार में मुख्य रूप से क्या अंतर पाया जाता है। तो द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहता है और भार जो है वह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। यानी अगर गुरुत्वाकर्षण का मान में बदलाव आ रहा है तो भार में बदलाव होगा। यही कारण है कि पृथ्वी पर की वस्तु का भार चंद्रमा पर केवल 1/6 रह जाता है। यानी 6 kg की वस्तु चंद्रमा पर जो है उसका भार 1 kg के बराबर होता है। वो आभासी कमी क्यों होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में हुए परिवर्तन के कारण होता है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर यह है कि द्रव्यमान स्थिर होगा और भार बदलेगा। किस पर डिपेंड करेगा? तो वह गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी 10वां का सही जवाब है। सवाल है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो है यह किसी भी कोशिका के केंद्रक में, यानी कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर में कोशिका द्रव है और बीचों बीच में जो है केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर में जो है डीएनए पाया जाता है और ये बाहर में जो है केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर में ये सारे जो हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे राइबोसोम हो या लाइसोसोम हो, ये सारे पाए जाते हैं। और डीएनए जो है वो केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का लगभग कितना % है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है भारत का कुल क्षेत्रफल। याद रखिएगा, भारत जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रसिया है। रूस के बाद जो है 6 और भी बड़े देश हैं, जैसे चीन है, अमेरिका है, अफ्रीका है। ये सारे देश जो है कनाडा है, ब्राज़ील है, ये सारे देश भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चाइना के बाद दूसरा बड़ा देश है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा
जो है जनसंख्या वाला देश है, लेकिन यह आंकड़े साफ हो जाएंगे जब अगले वर्ष जो है, चूँकि 2011 के बाद भारत में किसी प्रकार की जनगणना अभी हुआ नहीं है, 2026 में जाति आधारित गणना पूरे भारत में होने हैं, तो उसके जब आंकड़े 27-28 में आएंगे तो फिर उस वक्त क्लियर हो जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है जनसंख्या वाला देश भारत है या फिर अभी चाइना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का विस्तार कितने अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के बीच है। जो भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, जब आप भारत के मैप को देखेंगे तो यहाँ पर कन्याकुमारी के पास जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, और इस प्रकार जो है गुजरात होते हुए जो है भारत का देश, सॉरी मैप सही नहीं बन पाया है, यहाँ कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट है। फिर ये अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। उसी प्रकार गुजरात में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार है। अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अक्षांशीय रूप से भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। अक्षांशीय रूप से भारत का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और देशांतरीय रूप से कितना है? तो देशांतरीय रूप से है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच भारत का विस्तार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमालाएं किस क्षेत्र में स्थित है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वतमालाएं हैं यह मध्य भारत में स्थित है। अर्थात ऑप्शन बी जो है 14वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी, इसी बांध के निर्माण के क्रम में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों, हम अभी जो है विज्ञान के बाद भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी की किताबों से तैयार किए गए हैं वो अभी कवर कर रहे हैं। हम इसके बाद जो है भारतीय संविधान इतिहास के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कर लीजिए, और आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें जो है ये भेज सकते हैं, सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सुंदरवन डेल्टा में कौन से पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा जो है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर गंगा यमुना गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ये है संयुक्त धारा है जहाँ पर गिरती है, वहाँ पर जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण है मुहाने पर। तो उस वहाँ पर जो है मुख्य रूप से मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं, और इसी मैंग्रोव जिसको जो है सुंदरी वृक्ष के रूप में जानते हैं के कारण जो है उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल अगला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से जुड़ा था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह सरदार सरोवर बांध परियोजना से जुड़ा हुआ है, यानी 17वां का ऑप्शन डी इसका सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि रब्बी फसलें कब बोई जाती है? रब्बी फसलें जो हैं ये 18वां नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि रब्बी फसलें प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काटी जाती है। रब्बी फसलें का समय क्या है? अक्टूबर नवंबर बोने का, और कटने का समय क्या है? मार्च अप्रैल। उसी प्रकार खरीफ फसल के लगने का अभी समय है जून जुलाई। अभी जो है धान की रोपनी हो रही है और मक्के की खेती हो रही है। ये सारे खरीफ फसल है जो बरसात के मौसम में बोए जाते हैं और फिर जो है ठंडी शुरू होने से पहले काटे जाते हैं। तो ये अभी खरीफ फसल का मौसम है, और जो है जो अक्टूबर नवंबर में बोए जाएंगे, मार्च अप्रैल में काटे जाएंगे, वो होंगे रबी फसल। और उसके पश्चात जो है ये मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं और जून जुलाई में काट लिए जाते हैं। रबी खरीफ के बीच में वो जायद फसल जिसको जो है मूंग है, मड़ुआ जिसको जानते हैं रागी के नाम से, तो ये सारे जायद फसल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन किसके बीच है? जो भारत में अभी वर्तमान में रेलवे लाइन चल रही है वह रेलवे लाइन सबसे लंबी जो दूरी तय करने वाली रेलवे लाइन है वो डिब्रूगढ़ असम के कन्याकुमारी तक जाने वाली है। जो विवेक एक्सप्रेस एक ट्रेन है
विवेक एक्सप्रेस जो सबसे लंबी दूरी तय करती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण का जब कार्य चल रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हुए हैं, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। और पूरी संविधान सभा की जो कार्यवाही चली है उसकी अस्थाई अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए हैं, याद रखिएगा। लेकिन उसमें जो है ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना प्रियम्बल जो है किसे घोषित करता है? तो जब हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को पढ़ते हैं तो याद होगा आपको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, तो यहाँ पर उसमें लोकतांत्रिक गणराज्य की भी बात होती है। उसके बाद जो है हम समाजवादी बात भी करते हैं, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, संप्रभुत्व है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य, इन सारे विषयों पर चर्चा होती है। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसको हम लोग आत्मा कहेंगे, इनमें ये सारी बातें समाहित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना? तो शिक्षा का अधिकार जो है आज के डेट में मौलिक अधिकार है। हर बच्चे को शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार ही नहीं बल्कि शिक्षा देने का मौका फराहम करना ये मूल कर्तव्य है। हर गार्जियन का मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा देने का मौका फराहम करे। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जहाँ पर सरकार जो है यह कोशिश करती है। हालांकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी ही। अब जो है 0 से 14 कह सकते हैं, क्योंकि 0 से 3 तक जो है वो आंगनवाड़ी बाल वाटिका से पूर्व के बच्चे होते हैं, उसकी भी देखरेख आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा किए जाते हैं। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो है बाल वाटिका या आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं। धीरे धीरे वो आने जाने और विद्यालय से जुड़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर 6 से 14 तक की उम्र में जो है बच्चे यहाँ पर पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं, जहाँ उन्हें भोजन और जो है यूनिफॉर्म सारे गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो एक तरफ शिक्षा का अधिकार जो है बच्चे का मौलिक अधिकार है, वहीं दूसरी ओर उसकी गार्जियंस और जो सरकार का मूल कर्तव्य है कि उन बच्चों को शिक्षा के लिए जो है अवसर प्रदान करें। तो शिक्षा का अधिकार दोनों है, यानी कि वह मूल अधिकार भी है और मूल कर्तव्य भी है। अधिकार बच्चों के लिए है और कर्तव्य जो है वयस्क के लिए है। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ है कि एक अधिकार और कर्तव्य यहाँ दोनों निर्धारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में वह अपने मौलिक अधिकार के लिए जा सकता है। तो यह है अनुच्छेद 32, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस पर संज्ञान ले सकता है। अगर उसे लगता है कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार की हनन हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः भी संज्ञान लेता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो मूल संविधान हमारा निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसे एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उस संविधान में कहीं मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 1976 में, वो भी सरदार सरवन सिंह समिति की सिफारिश पर। याद रखिएगा कब जोड़ा गया है मूल कर्तव्य? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है सरदार सरवन सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये जोड़ा कहाँ गया है? भाग 4 में। और अनुच्छेद जो है 51A, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। याद रखिएगा
11 मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 निर्धारित थे, लेकिन शिक्षा के अधिकार को 2002 में जोड़ करके अब उसी में 11 मूल कर्तव्य जो है भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, जनता डायरेक्ट वोट करके राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, तो ये सारे लोग मिल करके जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यहाँ ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है। तो भारत का जो अनुच्छेद है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो 26वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी है कि अनुच्छेद 25 जो है वह धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत का राष्ट्र का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। राष्ट्र सभी धर्मों का सम्मान करेगा। सभी धर्म के लोगों को यह आज़ादी प्राप्त होगी कि वह बिना किसी दूसरे धर्म के लोगों के भावनाओं को आहत करते हुए अपने धर्म को अपने रीति रिवाज के मुताबिक, अपने धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक अपने धर्म को मना सके। याद रखिए, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं, हर धर्म का लोग इस बात के लिए स्वतंत्र है कि बिना अपने धार्मिक जो उनके आयोजन होंगे उससे बिना दूसरे धर्म के लोगों के भावनाओं को आहत करते हुए अपने धर्म को अपने रीति रिवाज के मुताबिक मना सके, यही धर्मनिरपेक्षता है। ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता जो है सभी लोग सभी धर्म के लोगों को के त्योहारों को मनाए या सभी धर्मों पर चले। तो सब अपने अपने धर्म को मनाएंगे और दूसरे की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे, और राष्ट्र जो है किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करेगा, ये धर्मनिरपेक्षता है। अगले सवाल है कि संविधान में पहली बार समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़े गए। तो मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे, क्योंकि हमारा जो मूल था वो इस पर ही निर्भर था, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि नहीं, इसे भी जोड़े जाने की आवश्यकता है, तो इसे पुनः जो है 27वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, हम अभी पीछे भी आपको इस प्रश्न पे चर्चा किए हैं कि ये सब जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का जो चर्चा है वो 12 से 35 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक, याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वह समानता के अधिकार का चर्चा किया गया है। उसके बाद जो है फिर 19 से 22 तक जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। टोटल कितने मौलिक अधिकार? पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, बाद में एक अधिकार को संशोधन के द्वारा खत्म किया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन करता है। तो अस्पृश्यता को समाप्त करना यानी छुआछूत का उन्मूलन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है इस बात की वकालत करता है कि भारत का एक भी नागरिक जो है किसी भी आधार पर अछूत नहीं माना जाएगा, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो जाति आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, तो किसी भी आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ छुआछूत जैसी भावनाएं नहीं की जाएगी, चाहे उसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग आधारित किसी भी प्रकार का कोई भी छुआछूत की बात जो है भारतीय संविधान नहीं करता है। अस्पृश्यता के जो है उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 17, और अगर कोई इस प्रकार की भेदभाव करता है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा, और नहीं तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट उसके अगेंस्ट में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2023 तक, यानी वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 448 अनुच्छेद है। कितने हैं? 448 अनुच्छेद है। मूल संविधान जो बना था 26 नवंबर 1949 को, उसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 थे। अभी वर्तमान में 448 है। संशोधन के द्वारा जो है ये 53 अनुच्छेद अब तक बढ़े हैं, और मूल संविधान में 22 भाग था, और जो है 8 अनुसूचियाँ थी,
अभी जो है 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं। याद रखिएगा, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अभी 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग है और 448 अनुच्छेद है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है हमारे स्क्रीन पर कि जर्मनी का एकीकरण किनके नेतृत्व में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जो है इतिहास के प्रश्नों की तरफ आए हैं। हम यहाँ से अगला इतिहास का सेट देखेंगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। सवाल है कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण है यह मुख्य रूप से बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे फिर एक बार कहेंगे कि आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और आप हमें सुपर थैंक भेज करके एनक्यू स्टडी की टीम को जो है आप मदद कर सकते हैं। सवाल है कि फ्रांस में क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो फ्रांस के राजा लुई 16वां के विरुद्ध 1789 में यह फ्रांस की क्रांति हुई थी। यह यूरोप के राष्ट्रवाद में पहली क्रांति थी। इसके पश्चात जो है संपूर्ण यूरोप में क्रांतियाँ हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला था। कब तक चला था? 1914 में शुरू होकर के 1918 तक चला था। इस विश्व युद्ध की समाप्ति में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी और जर्मनी के साथ जो है वर्साय की संधि हुई और वर्साय की संधि में जर्मनी पर विभिन्न प्रकार के जो है ये लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे, जो समझिए कि वर्साय की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपा था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ छल किया था। उन्होंने कहा था कि जब हम यानी मित्र राष्ट्र जिसमें अंग्रेज शामिल थे, ब्रिटिश शामिल था, कहा कि अगर विजयी होगा तो हम जो है भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इसलिए गांधी जी उस वक्त अंग्रेज़ों के प्रति नरम रवैया रखे थे। गांधी जी को भी छल किया गया था उस वक्त। तो गांधी जी को लगा कि सच में ये हमारे साथ जो हैं जब ये विजयी होंगे तो हमें स्वतंत्र कर देंगे और ये गांधी जी नरम रवैया रखे थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है नाइटहुड की उपाधि, ये कैसर हिंद की उपाधि दिया था। गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दिया, जो बाद में 1919 में जब जलियांवाला बाग हुआ तो गांधी जी उसे लौटा दिए थे। सवाल है अगला कि चोल शासक कौन सी भाषा में अभिलेख लिखवाते थे। तो चोल साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में हुआ है। चोल शासक अपना सभी अभिलेख जो है तमिल भाषा में लिखवाते थे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का भारत में शासन रहा है। कब से? 1206 से लेकर के 1526 तक, जिसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में जाना जाता है। हालांकि मोहम्मद घोरी का ये गुलाम रहा, तो गुलाम वंश का पहले स्थापना हुआ है, उसी को ममलूक वंश के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के रूप में जाना जा रहा है, 1206 ईस्वी में हुआ। और उसके बाद ये अलग अलग वंश, गुलाम वंश, उसके बाद जो है खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश जो है ये शासन किए हैं और लास्ट में लोधी वंश का शासन रहा है। लोधी वंश के अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने पानीपत में हरा करके भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो ये 1206 से 1526 का जो शासनकाल है यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का शासनकाल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि इल्तुतमिश की बेटी कौन थी जिसने शासन किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश शासन किया। उसके बाद जो है इनकी बेटी रजिया सुल्ताना हुई है जो शासन की थी। तो ये जो है पहली भारतीय महिला शासिका के रूप में रजिया सुल्तान का नाम आता है। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बाबर किस युद्ध में विजयी हुआ। तो हम अभी आपको पिछले प्रश्नों में इस बात को कहे हैं कि बाबर जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में दिल्ली सल्तनत के सत्ता को समाप्त कर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया। वो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि गोलकुंडा किस लिए प्रसिद्ध था। गोलकुंडा जो है, जो कि आधुनिक ये आंध्र तेलंगाना राज्य में स्थित गोलकुंडा है, तो यह उस वक्त जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध था।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सॉरी हाँ, गोलकुंडा जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट सवाल के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों का जो है सबसे पहले कौन आया। तो भारत में जितने भी यूरोपीय कम आए हैं, डच, फ्रेंच, पुर्तगाल, अंग्रेज, तो उसमें सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि पुर्तगाल आया था 1492 में, जो है वास्को डी गामा 1492 में चला था, खोज किया था अमेरिका का कोलंबस, जो भारत के लिए ही निकला था। लेकिन 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया। कब? 1498 में, जो पुर्तगाल का था। और जो है यह कहाँ पहुँचा था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर जो है सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा वास्को डी गामा जो है ये आया था, जो पुर्तगाली था। सवाल अगला और अंतिम है इस सेशन का कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम नृत्य जो है यह संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हम लोग जो है 40 ऐसे वीवीआई प्रश्नों को किए हैं जो हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे फिर अब चलते चलते रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास पसंद आया तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल के मेंबर बनिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक जल्दी से पहुँचे। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।